नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैराथन चुनावी दौरे पर हैं। मोदी की डायरी में सितंबर का हर एक पन्ना फुल है। अक्टूबर का भी प्लान बन गया है। यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मोदी ने एक एक दौरा बहुत सोच समझ कर तय किया है। महिला आरक्षण देने के बाद अगले 15 दिन मोदी कैंपेन पर रहेंगे। इस बीच अमित शाह स्ट्रैटेजी संभाल रहे हैं। अभी पूरा फोकस महिला आरक्षण की हेडलाइन को घर घर तक पहुंचाने का है। इस वक्त सारे मोदी विरोधी ओबीसी और जाति वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मोदी ने सिर्फ 50% वाली पॉलिटिक्स पर फोकस किया। बीजेपी घर घर जाकर बता रही है कि नरेंद्र मोदी हैं, तभी महिला आरक्षण मुमकिन हो पाया है। अब इसका अगला नैरेटिव क्या होगा, उसकी तैयारी भी बीजेपी के वॉर रूम में हो चुकी है। राहुल गांधी अभी ओबीसी रट रहे हैं और मोदी इसका अगला चरण भी सोच चुके हैं। राहुल जब ओबीसी की स्टेज को सेट कर चुके होंगे, तब मोदी खुद इस मुद्दे पर आएंगे। बीजेपी यह कहेगी कि राहुल किसे हटाना चाहते हैं, एक ओबीसी प्रधानमंत्री को। इससे ओबीसी का नैरेटिव बदला जाएगा। दरअसल चुनाव एक मैराथन दौड़ की तरह है, जिसमें आपको लंबी रेस लगानी है। 100 मीटर की दौड़ से चुनाव नहीं जीते जाते। मैराथन की लंबी रेस कैसे जीती जाती है, लड़ी जाती है, ये मोदी करके दिखा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। क्या नरेंद्र मोदी कोई सियासी लहर उठाने में जुट गए हैं? ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बॉन्डिंग का आयोजन है। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने 24 के चुनाव 6 महीने दूर हैं, मगर मोदी अभी से मैदान में निकल गए हैं। देशना प्रधानमंत्री श्री स्वागत सम्मान अभिवादन के वडोदरा। ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के तूफानी दौरे शुरू हो चुके हैं। मोदी बीजेपी के वॉर रूम को भी संभाल रहे हैं, पार्टी के लिए भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और जमीन पर भी उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े धाकड़ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को मोदी ने चुनाव में उतार दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नरेंद्र मोदी का टारगेट है जीत और मोदी का फॉर्मूला है MY। महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। M और Y, M फॉर महिला और Y फॉर यूथ। मोदी इन दो पर फोकस कर रहे हैं। मेहनत राहुल गांधी भी कर रहे हैं। रैलियां राहुल की भी हो रही हैं। एक मुद्दा राहुल गांधी ने भी सेलेक्ट किया है। ओबीसी के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ हवा बनाने का प्रयास राहुल गांधी भी कर रहे हैं। कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो। जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो। कांग्रेस के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने लिए अलग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे ये सवाल उठते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी का आधा काम राहुल गांधी कर देते हैं? क्या नरेंद्र मोदी का आधा प्रचार राहुल गांधी से हो जाता है? राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने वाले हैं। वो मोदी की फेवरेट पिच है। सनातन धर्म के अपमान के मुद्दे पर राहुल फंस चुके हैं। अयोध्या जाकर वो और फंसने वाले हैं। इससे पहले राहुल ने ओबीसी का इशू सेलेक्ट किया, उस पर भी मोदी का जवाब आ चुका। महिला आरक्षण बिल पास होने तक मोदी ने सियासत का एक शब्द नहीं बोला, लेकिन बिल पास हो जाने के बाद मोदी खुलकर बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आगे बताते हैं। पहले प्रधानमंत्री के पिछले 5 दिनों के पब्लिक प्रोग्राम की क्रोनोलॉजी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
22 सितंबर तक नई दिल्ली में पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में हिस्सा लेते रहे। 23 सितंबर को मोदी अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और 5.5 घंटे में वहां 2 पब्लिक प्रोग्राम किए। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 25 सितंबर को भोपाल और जयपुर में प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा हुआ। दोनों शहरों में मोदी ने रोड शो और रैली की। 26 सितंबर को मोदी गुजरात पहुंचे और नारी शक्ति का वंदन किया। 27 सितंबर को मोदी ने गुजरात के 3 जिलों अहमदाबाद, छोटा उदेपुर और वडोदरा में पब्लिक प्रोग्राम किए। मोदी हर उस राज्य में जा रहे हैं, हर उस इलाके में जा रहे हैं जो 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी के दौरे हो गए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। 2 दिन के अंदर मोदी 2 बार तेलंगाना जाएंगे। इन 4 राज्यों में आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं, मगर प्रधानमंत्री यूपी और गुजरात भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के ये दौरे क्यों हो रहे हैं? मोदी के पॉलिटिकल प्रोग्राम के शेड्यूल को बारीकी से देखने पर एक पैटर्न समझ में आता है। मोदी गुजरात गए, वहां 26 में से 26 यानी 100% का स्ट्राइक रेट मोदी के पास है। मोदी राजस्थान गए, वहां 25 में से 24 यानी 96% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का है। मोदी मध्य प्रदेश गए, वहां 29 में से 28 यानी 97% का स्ट्राइक रेट मोदी के नाम पर दर्ज है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से 64 सीटें जीती, यानी यूपी में भी मोदी के नाम 80% का स्ट्राइक रेट दर्ज है। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पिछले 5 दिनों में मोदी जिन राज्यों में जा चुके, वहां की 160 लोकसभा सीटों में से 2019 के चुनावों में मोदी ने 142 सीटें जीती थी। स्वागत, सम्मान, अभिवादन। इन 142 सीटों ने ही मोदी को 303 तक पहुंचाया। मोदी 2019 से भी बड़ी लहर बनाने में लगे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने गुजरात को सेलेक्ट किया। हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन इन दिनों मोदी के मध्य प्रदेश मॉडल की भी चर्चा है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और पार्टी के 1 महासचिव को प्रदेश विधानसभा चुनाव का टिकट पकड़ाया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 विधानसभा सीट से, सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से, सांसद रीति पाठक सीधी से, सांसद गणेश सिंह सतना से और सांसद उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से कैंडिडेट बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीट टू सीट मार्किंग की है। बीजेपी के ये 8 हैवीवेट कैंडिडेट उन सीटों पर उतारे गए हैं जिनको बीजेपी अपनी इंटरनल मीटिंग में सी और डी कैटेगरी यानी कमजोर सीट मानकर चल रही है। बीजेपी हर चुनाव से पहले सीटों को 4 कैटेगरीज में बांटती है। ए कैटेगरी यानी पक्की जीत वाली सीट, बी कैटेगरी यानी जिस सीट पर पार्टी मजबूत है, सी कैटेगरी यानी जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है और डी कैटेगरी यानी जहां हार तय है। हैवीवेट कैंडिडेट्स को सी और डी कैटेगरी की सीटों पर उतारकर मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को चैलेंज दे दिया है कि जीत कर दिखाओ। कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए? मध्य प्रदेश के बाद खबर है कि राजस्थान में भी एमपी वाला फॉर्मूला चलेगा, यानी कमजोर सीटों पर वहां भी बड़े नेता उतारे जाएंगे। जो कमजोर सीटों पर भी जीत कर दिखा देगा, मोदी उसी को बड़ा नेता मानेंगे। नरेंद्र मोदी ने मिशन राजस्थान की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट अमित शाह को दी है। अमित शाह ने ऑपरेशन प्लान कर लिया है, अब बस ऐलान बाकी है। राजस्थान में भी बीजेपी के बड़े चेहरों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। 23 का चुनाव तो एक छोटा पड़ाव भर है। मोदी 24 की टीम तैयार कर रहे हैं। मुश्किल पिच पर बल्लेबाजों का टेस्ट लिया जा रहा है। जो जीतेगा वो आगे सेलेक्ट होगा। मोदी ये टेस्ट उन 2 राज्यों में ले रहे हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 96% है। We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh.
We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. राहुल ने जोश जोश में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने की भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन आगे नरेंद्र मोदी के रोड ब्लॉक्स हैं। आपको लगता होगा कि कमजोर सीटें जीतने का अगर यही फॉर्मूला है तो मोदी ने इसे गुजरात चुनाव में क्यों नहीं आजमाया। वजह यह है कि आज भी गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए वो राज्य है जहां मोदी जिसे खड़ा कर दें वो जीत ही जाता है। 2014 के चुनाव में मोदी ने गुजरात की 26 में से 26 लोकसभा सीटें जीती थीं। 2019 में भी वही रिजल्ट रिपीट हुआ, यानी 100% स्ट्राइक रेट। 2020 के गुजरात स्टेट असेंबली के चुनाव में मोदी मॉडल ऐसा चला कि बीजेपी 53% वोट शेयर तक चली गई और कांग्रेस हिस्टोरिकली सबसे लो 27% वोट शेयर तक नीचे गिर गई। कांग्रेस गुजरात की सत्ता से पिछले 28 साल से बाहर है। मोदी को आज भी कोई बड़ा मैसेज देना होता है तो प्रधानमंत्री गुजरात की धरती को चुनते हैं। कि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। नरेंद्र मोदी के MY फॉर्मूले में महिला वोटर तो क्लियर हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पास करा के मोदी बहुत आगे निकल गए हैं। बचे यूथ वोटर तो उसके लिए मोदी का अपना अलग प्लान है। 2014 में पहली बार वोट देने वाला युवा वोटर 2024 में 28 साल का होगा। 2014 में यूथ वोटर ने कांग्रेस के करप्शन कल्चर के खिलाफ वोट दिया। 2019 में यूथ वोटर ने मोदी सरकार के परफॉर्मेंस और नेशनलिज्म पर वोट दिया। 2024 के लिए मोदी इसी यूथ वोटर को विकसित भारत का स्वप्न दिखा रहे हैं। 18 से 28 साल का यूथ वोटर इतिहास का बैगेज लेकर नहीं चल रहा। उसने केंद्र में कांग्रेस का राज नहीं देखा, उसने मोदी को ही देखा है। उसे और बेहतर हिंदुस्तान चाहिए। मोदी कहते हैं, मैं हूं ना। नौकरी यूथ की सबसे बड़ी चिंता है। मोदी एक एक दिन में हजारों नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात जाते हैं तब यूथ की चिंता को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देते हैं। हमने कितनी बारीकी से काम किया उसका उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात की टाइमिंग भी है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। साथियों, आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है। इन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे। पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। इंडिया टीवी CNX सर्वे में
54% युवाओं ने माना कि नौकरी उनकी सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन युवा वोटर वोट तो मोदी को ही देंगे। – 2019 में 18 से 25 साल के 68% युवाओं ने मतदान किया था। युवाओं के 19% वोट कांग्रेस को मिले थे, जबकि 41% वोट बीजेपी को मिले थे। कांग्रेस के साथी दलों को 5% युवा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के साथी दलों को 7% युवाओं ने वोट दिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी जिधर चले जाएं, उधर जीत कंफर्म हो जाती है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी जयपुर छोड़ दिया है और वो मैदान में निकल चुके हैं। गहलोत मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने अपनी यात्रा को मिशन 2030 का नाम दिया है। 9 दिनों में गहलोत 18 जिलों में 3000 किलोमीटर की दूरी नाप लेंगे। इन 9 दिनों में गहलोत 38 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करेंगे, 16 पब्लिक इवेंट करेंगे, 11 टाउन हॉल मीटिंग करेंगे, 5 रोड शो करेंगे, महिलाओं के साथ 4 मीटिंग होंगी और युवाओं के साथ भी 8 मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी राजस्थान की योजना बदल होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये लोग बहुत ही नेगेटिव लोग सोचते हैं। हम कह रहे हैं आप आइए साथ में 2030 मिशन के अंदर आइए। ये कोई मेरा मिशन है क्या? ये आपका मिशन है, पब्लिक का मिशन है, जनता का मिशन है, सरकार का मिशन नहीं है। सरकार किसी की भी होगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच पर अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी इन सबसे अलग रास्ते पर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि अशोक गहलोत और कमलनाथ जैसे नेताओं के ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर अटैक करते हैं। इस लड़ाई में कांग्रेस के साथी दल अपना अपना वजूद दिखाने के लिए जूझ रहे हैं। दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश भी उसका संदेश देगा। अभी हमारे कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी अपनी कोर आइडियोलॉजी पर टिकी हुई है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन टूट गया, लेकिन मोदी ने अन्नामलाई को स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट के पद से नहीं हटाया। वजह बहुत सिंपल है, अन्नामलाई तमिलनाडु में सनातन का झंडा लेकर चल रहे हैं। बीजेपी को अभी नहीं तो आगे उसका फायदा होगा। लॉन्ग टर्म की यह सोच मोदी की पार्टी को यूनिक बनाती है और बीजेपी इस यूएसपी को पकड़ कर रखती है। अब बात योगी आदित्यनाथ की, जो आज गोरखपुर में थे। वहां उन्होंने जनता दरबार लगाया। अब आप एक चित्र की जरा कल्पना कीजिए, योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार लगा है, कैमरा लगा है और अचानक एक मुसलमान महिला योगी के सामने अपनी फरियाद लेकर आती है। योगी का जवाब क्या होगा? आज ये हुआ। उस मुस्लिम महिला की फरियाद क्या थी? योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार कैसे चला रहे हैं? योगी आदित्यनाथ पुलिस कप्तान को डांट लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? योगी आदित्यनाथ गोरखपुर हो, कानपुर हो, अंबेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, आजमगढ़ हो, अफसरों को क्या आदेश देते हैं?
योगी के मन में क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, सब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। योगी के दिमाग में क्या चल रहा है? योगी के दिमाग में वो चल रहा है जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रहा है। एक भारत बनाना है और श्रेष्ठ भारत बनाना है। ये होगा कैसे? ये सब कुछ निर्भर है जब मोदी को तीसरा टर्म मिलेगा। तीसरा टर्म पाने के लिए 24 में जब 300 पार सीटें आएंगी और बहुमत की सरकार बनेगी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी का होगा। इसीलिए इस बार यूपी में 80 में 80 की दरकार है। मोदी यही सोच रहे हैं और योगी इसे कैसे पूरा करना है वो सोच रहे हैं। सब जानते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से आता है, इसीलिए योगी की जिम्मेदारी बड़ी है। योगी इसे अचीव कैसे करेंगे, उसी पर वो फुल स्पीड से काम कर रहे हैं। योगी ने इसका एक फार्मूला बताया है। वो फार्मूला है राष्ट्र कर्तव्य, धर्म कर्तव्य, परिवार कर्तव्य, फिर नागरिक कर्तव्य। हर नागरिक के साथ एक समान व्यवहार भी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर, अमीर और गरीब के नाम पर, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। और पांचवा है नागरिक कर्तव्य। हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य होना चाहिए। क्या कर्तव्य होना चाहिए? मैं जीऊंगा तो मातृभूमि के लिए जीऊंगा, कुछ कार्य करूंगा तो मातृभूमि को ध्यान में रख करके कार्य करूंगा, देश के हित को ध्यान में रखकर करूंगा। और जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में एक भाव आ जाएगा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, देश प्रथम का यह भाव जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में आ जाएगा, उस दिन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज की गोष्ठी उसी नागरिक कर्तव्य के साथ, प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण के साथ आपको जोड़ते हुए उसी नागरिक कर्तव्य के साथ जोड़ने का आह्वान कर रही है। हम भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, वह अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। योगी जो कह रहे हैं उसका सैंपल भी गोरखपुर में दिख गया, जब जनता दरबार में कुछ फरियादी उनके सामने फरियाद लेकर आए थे। जो लोग कहते हैं ना योगी के चश्मे में सिर्फ भगवा नजर आता है, वो 34 सेकंड के इस वीडियो को जरूर देखें। न हिंदू न मुसलमान, सबके साथ एक निदान। कौन क्लास में पढ़ती है? एक में बाबा जी हमको थोड़ा दया घबराओ, हमारे बच्चे बेटा घर पता नहीं लगा है, बच्चे हैं हमारे, कहाँ घर बढ़ाएंगे। कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? खाने उठा के आगे बंद करो, आगे कार्रवाई। और जो उनको बचा रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। हम जांच करवा लेते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुशीनगर का मामला कहाँ से आए हैं? हाँ, तो इसका एस्टिमेट वगैरह कहाँ उपचार हो रहा है? तो उसको देखेंगे जब एस्टिमेट बना के। घबराओ, कार्रवाई करो। योगी 80 में 80 नंबर ऐसे ही दिलवाएंगे। जो लोग कहते हैं योगी धर्म देखते हैं, उसका जवाब है योगी कर्म देखते हैं। जैसा कर्म वैसा दंड। और ये सब कुछ दिनों में सबने देखा है, चाहे वो कानपुर की बात हो, सुल्तानपुर की बात हो, आजमगढ़ की बात हो, आगरा या झांसी की। कानपुर में बीजेपी पार्षद के पति ने गुंडई की कार की मामूली टक्कर के बाद पार्षद सौम्या शुक्ला के पति ने अमोलदीप सिंह नाम के एक व्यापारी को अपने बाउंसरों के साथ मिलकर इतना मारा कि उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। मेरे हस्बैंड की तरफ गई तो मैं उतर के उनकी वाइफ के पास गई कि रिक्वेस्ट करी थी प्लीज उनको छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं करा है, हम सॉरी कर रहे हैं हम। लेकिन उन्होंने नहीं सुना हमारी कोई बात, बस वो उनको सिर्फ मारते रहे। काफी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, बाकी लोग नहीं आए, लोग खड़े थे वहाँ, सब सिर्फ वीडियो बना रहे थे, वहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे और वीडियो कर रहे थे बस।
पुलिस आई मौके पर, कंप्लेंट किया आप लोगों ने? पुलिस आई बट पुलिस ने कुछ नहीं करा। मैंने अपने ब्रदर को तुरंत फ़ोन करा, गाड़ी में से फ़ोन किया। मैंने स्पीकर पे फ़ोन करके किया कि ताकि वो मेरा फ़ोन ना छीन ले। मैंने स्पीकर पे फ़ोन करके इसको फ़ोन किया कि तुरंत आओ। मैंने उसको बोला मैं सिटी क्लब के सामने हूँ, फटाफट। ये पहुँचा, इसको भी मारा है, मेरे जीजा जी थे उनको भी मारा है। मतलब वो उनको पुलिस का भी डर नहीं था, पुलिस खड़ी थी वहाँ पे, बट वो सिर्फ इतने मतलब क्या थे वो लोग कि उन्होंने मतलब सब हमारी सब खराब कर दिया। भाई FIR हमारी दर्ज होनी चाहिए, उल्टी दर्ज हुई है ये दफा जो लगाया उन्होंने। मारपीट तो जो आप लोग की तरफ से की गई है, आंख चली गई है उनकी, गलत है वो। उनकी माँ का तुरंत स्टेटमेंट है, उनकी आंख पहले से खराब थी, उनका पहले से ये सब चल रहा था। और आपके पास अगर वो उसकी फोटो क्लिप हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी आंख का ऑपरेशन 24 घंटे में, जब एक छोटा से मोटा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसकी तो 2 दिन बाद पट्टी खुलती है। इसमें पट्टी तुरंत 24 घंटे बाद वहां पर उससे फोटो आ रही है बराबर। पुलिस भी गई, तभी वो जो बयान दे रहा है उसमें उसके कहीं भी चेहरे में पट्टी है रट्टी, कहीं कुछ नहीं है। वो जबरदस्ती का उसने प्रोपोगंडा बना लिया है और कुछ नहीं है। अच्छा, हुआ क्या था एग्जैक्टली आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि रोड रेज में साइड लेने की कोशिश की जा रही थी, क्या ऐसा कुछ हुआ था? हम उसमें कोई बात नहीं। वो जो है कोका कोला चौराहे से इसने थार आगे लगा करके लहरा रहा था, क्योंकि नशे में था ही। उनके बयान देखिए बदलते भी गए बराबर बीच में, क्योंकि वो पहले कह रहे थे दुकान बढ़ा के आ रहा था, 100 बढ़ा के। फिर अभी कल ही उनकी मैडम ने बोला कि जो है एक जगह पार्टी से आ रहे थे, पार्टी से स्वाभाविक उन्होंने ड्रिंक कर रखी। और इस वक्त उसकी हालत गंभीर है। आरोपी का कनेक्शन बीजेपी से है, तो उस पर क्या एक्शन नहीं होगा? योगी राज में तो ऐसा नहीं होगा। योगी राज में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जब ये 5 लोग जो जिनके मेडिकल हुए थे उस समय, चूंकि मेडिकल के बाद से पता चला कि ये लोग तो इन्वॉल्व हैं, तो उनके हम लोगों ने नाम बढ़ाए, गिरफ्तारी करेंगे। और भी किसी लोग का रोल आएगा किसी भी प्रकार से, किसी भी लोग किसी भी व्यक्ति का, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सवाल ले लेता हूँ, चूंकि आप सर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश कर रहे हैं, इनाम भी उसमें घोषित कर दिया गया आप लोग की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े, गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, इसको लेकर के पुलिस की क्या कोशिश है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने टीमें अलग अलग स्तर पे बना दी हैं, और हमने जो ये अभी जो 5 लोग जो नाम प्रकाश में आए हैं, इनके खिलाफ हमने इनाम का भी घोषणा कर दिया है। और जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, और हमारी कोशिश यही कि जल्द गिरफ्तारी हो जाए। इसमें डीसीपी से करना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया है, और कानपुर पुलिस इस बात को लेकर के कटिबद्ध है कि आरोपी कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगा और कानून अपना काम करेगा। क्योंकि सुल्तानपुर, आजमगढ़, झांसी, आगरा में सभी जगह आरोपी हिंदू या सनातनी थे या बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन योगी ने न जाति देखी न धर्म, सिर्फ राजधर्म निभाया, अपराधियों पर बुलडोजर चलाया और सबको न्याय दिलाया। समाज के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा, अपने आप ही भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज देश के अंदर ये भाव पैदा हुआ है जिसमें हम सबका दायित्व राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, हमारा मत या मजहब इसके बाद, हमारा परिवार उसके बाद, हमारा स्वयं का अधिकार उसके बाद, चौथे नंबर पर इसका नंबर आएगा। लेकिन दुविधा कब आती है? जब हम अपने स्वयं के कर्तव्य को, स्वयं के अधिकार को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं और राष्ट्र को सबसे बाद में प्राथमिकता देते हैं, तभी समस्या खड़ी होती है। इसलिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा और उसको नागरिक कर्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ते हुए पहले राष्ट्र, फिर मत या मजहब, फिर उसके बाद परिवार और अंत में स्वयं के बारे में। योगी के दिमाग में 24 में दोबारा मोदी को लाने का प्लान चल रहा है, और जो भी इस प्लान में रोड़ा बनेगा उसको पाठ पढ़ाया जाएगा। उसमें योगी ये नहीं देखेंगे कि कौन किस धर्म का है, कौन किस पार्टी का है और कौन बीजेपी का नेता है, क्योंकि इसी लॉ एंड ऑर्डर के बूते वो दोबारा यूपी की सत्ता में आए हैं, और यही लॉ एंड ऑर्डर 80 सीटों पर भी काम करेगा। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि योगी भी जानते हैं विरोधी नहीं छोड़ेंगे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है, और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं, और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद है, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं।
विरोधी घेरने में जुटे हैं, लेकिन योगी इसे और भी हाइप पर ले जाने में, जिसका अंदाजा 24 घंटे में योगी के तेवर से पता लग गया है। योगी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है, काम नहीं तो किसी को वो बख्शेंगे नहीं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कोई और। मोदी 24 के लिए जो बिसात बिछा रहे हैं, योगी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, वो चाहे बात कर्म की हो या फिर धर्म की। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के भव्य प्रसारण की तैयारी है, ये बात राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, क्योंकि उन पर आरोप लगते रहे हैं। राहुल, अब खबर आई है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से राहुल गांधी के सलाहकार और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन एक हफ्ते पहले मिल चुके हैं। विजय महाजन समेत कुछ कांग्रेसी नेताओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से संपर्क किया था। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के आने से पहले राहुल गांधी अयोध्या आना चाहते हैं? भगवान राम लला का भव्य मंदिर बन गया है और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान को स्थापित किया जाएगा और इसकी सूचना किसी न किसी माध्यम से देश विदेश सभी जगह किया गया है कि अधिक से अधिक लोग आवें और रामलला का दर्शन करें, चाहे वादी हो, चाहे प्रतिवादी हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, जो भी आएंगे रामलला का दर्शन करने, उन सभी लोगों का यहाँ स्वागत और सम्मान होगा और इसमें किसी प्रकार का बराव नहीं है। भगवान केवल एक व्यक्ति के या एक पार्टी के या नहीं है, भगवान सबके हैं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का उनके कार्य होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः संत महंत पूजा करके बताते हैं। इसलिए वसुंधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण से जो भी आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा। कहा तो ये जा रहा है कि राम मंदिर राहुल का आना ऐसा फुलटास है, जो राहुल न खेलें तब भी आउट होंगे और न खेलें तो बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी पिच योगी की है और योगी कांग्रेस को राम मंदिर के नाम पर रन मनाने तो नहीं देंगे। कि दुनिया को सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद हमने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। दुनिया के अंदर विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए, यह भारत ने दिया। इस पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, हमें अपने तीर्थों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये तीर्थ वास्तव में जिन्हें हम धर्मस्थल कहते हैं, ये केवल धर्मस्थल नहीं है। सामान्य भौतिक चक्षु से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए वो एक धार्मिक स्थल हो सकता है, लेकिन अगर आप विराट दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास करेंगे, ज्ञान चक्षु खोल करके अगर आप उसको देखने का अवलोकन करेंगे, तो आपको लगेगा कि केवल ये मंदिर नहीं है, ये धाम नहीं है, बल्कि यह तो भारत की एकात्मता का आधार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया मैसेज आया है। इसमें नरेंद्र मोदी एक नए अंदाज में दिखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल राहुल गांधी रोज नए नए वीडियो बनाते हैं। आज भी राहुल गांधी ने अपने कुली वाली ड्रेस में एक वीडियो डाला है। आज नरेंद्र मोदी ने भी एक नया वीडियो बनाया है। इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, जरा आपको वो सुनाते हैं। मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं। 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता हूं। मेरे पास भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और उनका एक डिसीजन नंबर है। मुझे बताया गया है कि आज यहां करीब 5000 क्रिएटर्स, एस्पायरिंग क्रिएटर्स, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है। फ्रेंड्स, मैं वर्षों से ये देखता रहा हूं कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इम्पैक्ट करता रहता है, और हमारे पास एक मौका है कि इस इम्पैक्ट को हम और इफेक्टिव कर सकते हैं। हम एक साथ मिलकर देश की बहुत बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम एक साथ मिलकर कितने ही लोगों को और सशक्त कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। जब मैं देश की इतनी बड़ी क्रिएटिव कम्युनिटी के बीच में हूं,
तो मेरा मन करता है कि मैं आपसे कुछ विषयों पर बात करूं। ये विषय ऐसे हैं जो मास मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। देश की जनता की शक्ति इनकी सफलता का आधार है। पहला विषय है स्वच्छता। पिछले 9 सालों में स्वच्छ भारत एक बड़ा अभियान बना। सभी ने अपना योगदान दिया। बच्चों ने इसमें एक इमोशनल पावर ला दी। सेलिब्रिटीज ने इसको ऊंचाई दी। जन जन ने इसको भारत के कोने कोने में एक मिशन बना दिया। और आप यूट्यूबर्स ने क्लीनलीनेस को और कूल बना दिया। लेकिन हमें रुकना नहीं है। जब तक ये स्वच्छता भारत की पहचान न बन जाए, हम रुकेंगे नहीं। इसलिए आप में से हर एक की प्रायोरिटी में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। दूसरा विषय है डिजिटल पेमेंट्स। यूपीआई की सफलता के कारण भारत आज दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स में 46% हिस्सेदारी रखता है। आप देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें। अपने वीडियोज के माध्यम से आसान भाषा में उन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखाएं। और एक विषय है वोकल फॉर लोकल। हमारे देश में स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। हमारे स्थानीय कारीगरों की स्किल लाजवाब होती है। इन्हें भी आप अपने काम के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में मदद कर सकते हैं। और मैं एक आग्रह और करूंगा, आप लोगों को भी प्रेरित कीजिए, इमोशनल अपील कीजिए कि जिस प्रोडक्ट में हमारी मिट्टी की सुगंध हो, जिस प्रोडक्ट में मेरे देश के किसी मजदूर का, किसी कारीगर का पसीना हो, हम वो चीज खरीदेंगे। चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।